हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिविल बडी में। मैं हूं अमित सिंह भदौरिया। 5000 एमसीक्यूज़ की जो सीरीज़ है उस सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं पशु संपदा के सेकेंड पार्ट की। इससे पहले मैंने आपको पशु संपदा बताया था और मैंने कुछ डेटाज बताए थे, इंपॉर्टेंट डेटा थे, इंपॉर्टेंट जो नस्लें होती हैं अपने पशुधन की, वो मैंने बताई थी। तो मैंने ये भी कहा था, आपको याद हो तो मैंने कहा इस जो नस्ल वगैरह हैं ये मैं बता रहा हूँ, इनसे रिलेटेड जो एक्चुअल जो क्वेश्चन और बनते हैं डीप में, डेप्थ में, उनको हम नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे। तो आज हम उनको डेप्थ में जो क्वेश्चन बनते हैं उनको देखने वाले हैं, और करंट जो डेटा था वो मैंने आपको कल प्रोवाइड कर दिया है। जैसा मैंने कहा था कि हमारे पास में क्या है कि जो पशु संपदा है, इस पशु संपदा का जो अभी नवीनतम जो गणना हुई थी 2017 में, जो पब्लिश होनी चाहिए थी, लेकिन वो पब्लिश हुई 2019 में। और ये भी क्या है, एक्चुअल में क्या है, एक बुक की फॉर्मेट में या हार्ड कॉपी के रूप में जैसे कहें हम, तो वो अभी तक है ना प्रोवाइड नहीं की गई है। तो ये क्या है, हमारी बुक्स में भी नहीं है। तो हमारी बुक्स में कौन सी है, 17 वाली है ही नहीं, हमारी बुक्स में 2012 वाली। तो हमारे क्या क्वेश्चन बनता है, 2012 वाला क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। ज़्यादातर 2012 वाला क्वेश्चन क्या है, आता है। अब 2019 में रिपीट हुई, यानी कि 2019 के बाद जो पेपर होंगे उनमें चांस है कि कुछ क्वेश्चन जो है आ सके। तो कुछ हल्के फुल्के जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डेटा आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। वरना आपको 2012 वाला जो डेटा है ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना जरूरी है। तो चलिए, जो पशुगणना जो है, पशुगणना कौन करवाता है, राजस्व मंडल जो है आपका अजमेर, ये करवाता है। ऑलरेडी मैंने बता दिया था, हर 5 वर्ष में की जाती है। 1919 के आसपास ये आयोजित की गई थी पहली बार। 19वीं जो पशुगणना है वो 2012 में की गई थी। ये नवीनतम पशुगणना आप उस बेसिस पर कह सकते हो कि पब्लिश हुई है वो। अभी जो नवीनतम वैसे है, एक्चुअल नवीनतम कौन सी है, 2017 वाली है। 2017 वाली नवीनतम है, जो कि कंप्लीट हुई है 2019 में। ये नवीनतम है, लेकिन अभी इसका जो आप ड्राफ्ट फॉर्मेट में कह सकते हो वो प्रोवाइड नहीं हो पाई है। डिजिटल फॉर्मेट में ही थोड़ा बहुत प्रेस वगैरह रिलीज हुआ था। एक्चुअल जो रिपोर्ट है वो एक्चुअल रिपोर्ट अभी तक नहीं दी गई, सार्वजनिक नहीं हुई अभी। इसके अलावा नवीनतम पशुगणना के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन कितना है, 577.32 लाख है। ये कौन सी मैं बात कर रहा हूँ, 2012 के बेसिस पर बात कर रहा हूँ। आज के वीडियो में 2012 के बेसिस पर हम बात करेंगे। क्यों? क्योंकि 2012 के बेसिस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो हमको 12 के बेसिस पर बात करना है। 17 के बेसिस वाली वो है, वो अभी तक ज़्यादा हमारे पास में डिटेल में नॉलेज नहीं है। अब सर्वाधिक कहाँ पर है और सबसे कम कहाँ पर, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो बाड़मेर है, उस बाड़मेर में क्या है, सर्वाधिक है, ठीक है ना। और सबसे कम कहाँ पर है, सबसे कम है धौलपुर में। ये 12 के बेसिस पर चल रहा है, ध्यान रखना, भूलना मत। मैं 12 के बेसिस पर बता रहा हूँ, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, है ना। इसके अलावा जोधपुर में सर्वाधिक है, इसके बाड़मेर के बाद फिर जैसलमेर, फिर नागौर, इस तरह से। और सबसे कम बात करें तो धौलपुर में है, उसके बाद जैसे पहुँचते हैं तो कोटा में। सर्वाधिक और कम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। 19वीं पशुगणना के आधार अगर मैं मानकर चलूँ तो हम ये कह सकते हैं 19वीं पशुगणना में क्या है, 1.89% की वृद्धि हुई थी, इंक्रीमेंट हुआ था 2012 में एज कम्पेयर टू 2007। 19वीं जो पशुगणना थी, उस 19वीं पशुगणना में पशु संपदा के आधार पर देश की कुल पशु संपदा का 11.27% जो है वो राजस्थान का हिस्सा है। मतलब लगभग 11.27% जो पशुधन है वो राजस्थान के पास है। 19वीं पशु संपदा के आधार पर राजस्थान में पाए जाने वाले सर्वाधिक पशु कौन कौन से, उनकी अगर हम बात करें तो सबसे प्रथम स्थान है बकरियों का। राजस्थान में सबसे ज़्यादा बकरियां पाई जाती हैं। बकरियों के अलावा फिर दूसरे नंबर पर आता है गाय, और तीसरे नंबर पर आता है भैंस, और चौथे नंबर पर आता है भेड़। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा कौन सा पशुधन पाए जाते हैं, कौन सी पशु पाए जाते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर बकरी है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। 19वीं पशुगणना के आधार पर, है ना, 19वीं पशुगणना के आधार पर या उसके अनुसार राजस्थान में पशु घनत्व कितना है, 169 है। सर्वाधिक पशु घनत्व कहाँ है, दौसा में है। सबसे कम कहाँ है, जैसलमेर में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। दौसा नहीं है, दौसा के बाद कौन आता है, राजसमंद आता है। राजसमंद के बाद कौन आता है, डूंगरपुर। डूंगर के बाद कौन आता है, बांसवाड़ा। यहाँ जैसलमेर के बाद कौन आता है, बीकानेर। बीकानेर के बाद कौन आता है, चूरू। और चूरू के बाद कौन आता है, बारा आता है। तो ये सिक्वेंस है, इनका याद रखना। अब आप थोड़ा सोच रहे होंगे कि सर दौसा और राजसमंद ये दोनों की बराबर है। हाँ, ये दोनों की बराबर है, तो इन दोनों को ही प्रथम स्थान पर माना जाता है। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, जब हमको एग्जाम में क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं या ज़्यादातर क्वेश्चन आता है, तो ज़्यादातर दौसा ही एग्जाम में क्या हुआ है, पूछा जाता है। राजसमंद का कम पूछा जाता है। लेकिन अगर दौसा नहीं है तो राजसमंद करेक्ट है ना, राजसमंद भी करेक्ट है। चलिए,
अगर मैं बात करूँ 2019 की 2012 में जो गणना हुई थी उसमें 19वीं पशु गणना, उसमें जो बढ़ोतरी वाले पशु हैं वो कौन कौन से थे? तो उनमें से देखो संख्या के आधार पर अगर मैं बात करूँ, संख्याओं में भैंस बढ़ गई थी, भैंस की जो संख्या है वो बढ़ गई, गाय बकरी सूअर इनकी संख्या बढ़ गई थी। और प्रतिशत के आधार पर अगर हम बात करें तो आपके खच्चर भैंस इनकी प्रतिशत जो है वो बढ़ गई थी। ठीक है, चलिए 19वीं पशु गणना में किसकी कमी हुई थी? सर्वाधिक जो कमी वाले पशु कौन कौन थे? तो भेड़ की कमी हुई थी, ऊँट की कमी हुई थी, गधे की कमी हुई थी और कुत्तों की कमी हुई थी। प्रतिशत के आधार पर अगर हम बात करें तो ज़्यादा जो कमी आई वो कुत्तों में आई थी, कुत्तों के प्रतिशत में आई थी, और ऊँट में आई थी, फिर गधे में आई थी और फिर भेड़ में आई थी। अब आपके दिमाग में ये तो नहीं चल रहा कि सर ये चक्कर क्या है? एक तरफ तो आप बोलते हो कि संख्या के आधार पर तो भेड़ सबसे ज़्यादा बता रहे हो आप, यहाँ कुत्ते बता रहे हो, कैसे? अरे इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास में 100 कुत्ते थे, ठीक है, और उनमें क्या हुआ, कमी आई, 50 कुत्ते रह गए। 50 कुत्ते रह गए तो कितने की कमी हुई? 50% की, आधे चले गए। ठीक है, मान लीजिए आपके पास में भेड़ थी 50 और 50 की 50 भेड़ खत्म हो गई, अब नहीं बची हैं, तो यानी इसका मतलब क्या है? 100% कमी हो गई इनकी। कमी बराबर हुई है संख्या के आधार पर। संख्या अगर देखोगे तो संख्या 50, यहाँ पर भी 50 कम हुए, 50 यहाँ पर भी कम हुए, लेकिन यहाँ 50 क्या है, पूरे के पूरे कम हो गए, तो ये 100% हो चुका है, जबकि यहाँ 50% हुआ है। तो परसेंटेज और संख्या में थोड़ा सा फर्क है। नहीं समझ में आया किसी के? तो अब समझ में आ गया होगा। नवीनतम पशु गणना के अनुसार वे पशु जो देश में सर्वाधिक राजस्थान में है वे कौन कौन से हैं? तो राजस्थान की अगर मैं बात करूं, राजस्थान में सर्वाधिक क्या क्या मिलता है एज कम्पेयर टू इंडिया? बोले अगर आपसे पूछा जाता है, बोले भारत में ऊंट सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो भारत में सबसे ज्यादा ऊंट राजस्थान में। भारत में गधे कहाँ मिलेंगे? भारत में गधे मिलेंगे सबसे ज्यादा राजस्थान में, राजस्थान में गधे मिलेंगे आपको। और बकरियां कहाँ मिलेंगी सर्वाधिक? वो भी राजस्थान में मिलेंगी। तो ये इंडिया लेवल के हिसाब से कंपेयर करने पर आ रहा है। अगर मैं देश की बात करूं, देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? अगर बकरा मांस उत्पादन में बात करें तो हम पहले नंबर पर हैं, ऊन उत्पादन में हम पहले नंबर पर हैं, लेकिन पशु संपदा में हम दूसरे नंबर पर हैं, क्योंकि पहले नंबर पर कौन है? यूपी है। दुग्ध उत्पादन में कौन है? हम दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर कौन है? यूपी है। तो ध्यान रखना, पशुधन में या दुग्ध उत्पादन में यूपी पहले नंबर पर, हम दूसरे नंबर पर हैं। जो 2007 की जो गणना हुई थी, 18वीं पशु गणना, उसमें क्या है, नस्लों के आधार पर भी इस पशुओं की गणना हुई थी पहली बार। और 2017 वाली जो गणना है, इसकी स्पेशल बात क्या है, यहाँ पर क्या है, इस बार जो गणना हुई है वो कौन सी हुई है? डिजिटल हुई है, डिजिटल गणना हुई है। ठीक है ना, चलिए डिजिटल जो गैजेट्स हैं उन पर इनकी गणना की गई है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर डिजिटल गणना की गई है। यहाँ पर क्या है, कॉपी किताब वगैरह नहीं थे, जिन कॉपी किताब में लिखा जाता है, आपके पास टैबलेट वगैरह लैपटॉप वगैरह थे, उनमें लॉगिन करके आपको डेटा वगैरह जो भी फीड करना होता था। अब देखो, मैंने कहा था कि हम नस्लों के बारे में बात करेंगे, कौन सी नस्ल है, कहाँ पाई जाती है, किस नस्ल की क्या खास बात है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बकरी के बारे में। बकरी की जो नस्लें हैं, मारवाड़ी व लोही, जाखराना जिसे अलवरी कहा जाता है, शेखावाटी, परवसरी, बरवरी, सिरोही और जमनापारी। अगर हम बात करें मारवाड़ी और लोही, ये कहाँ मिलती है? तो राजस्थान का जो पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान, यहाँ मिलती है। और अगर आपसे कहा जाए मांस के लिए सबसे प्रसिद्ध बकरी कौन सी है, तो वह है मारवाड़ी और लोही। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये जो विशेषता है ना, इन विशेषताओं पर थोड़ा सा ध्यान देना। कहाँ मिलती है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना इनकी विशेषता इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में विशेषताओं से क्वेश्चन पूछा जाता है। जखराना या अलवरी? अलवर में मिलती है। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है ये, इंपॉर्टेंट। अब आपसे मैं पूछता हूं, अगर आपको सर्वाधिक दूध चाहिए तो कौन सी बकरी लेंगे आप? जखराना या अलवरी? सर्वाधिक मांस चाहिए तो कौन सी लेंगे आप? मारवाड़ी या लोही? शेखावाटी जो है ये आपकी सीकर झुंझुनू वाला एरिया, यहाँ मिलती है। बिना सींग वाली ये बकरी होती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि बकरी क्या है, मार सकती है ना, तो एक काम करो, फिर ये बकरी लाना, ये आपको बिना सींग वाली बकरी, थोड़ा बहुत मारेगी भी तो आपके ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, है ना। ठीक है, यह काजरी वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई नस्ल है। जो काजरी है, काजरी जो मैंने बताया था, उस काजरी के जो वैज्ञानिक हैं, उन वैज्ञानिकों ने इसकी नस्लों को क्या किया था? विकसित किया था। शेखावाटी में ये प्राप्त होती है, ध्यान रखना। परवसरी, नागौर, अजमेर, टोंक, ये यहाँ पर प्राप्त होती है। अच्छा दूध देने वाली नस्ल है, लेकिन ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सर्वाधिक दूध देने वाली नहीं है, लेकिन अच्छा दूध देती है। सर्वाधिक कौन सी देती है? जखराना। चलो, बारवरी पूर्वी राजस्थान में प्राप्त होती है। सर्वाधिक सुंदर नस्ल की, आपसे बोला जाए सबसे सुंदर नस्ल की बकरी कौन सी होती है, तो वो होती है कौन सी? बरवरी। सिरोही की बात करें तो सिरोही में आपके सिरोही, जालौर वगैरह इधर एरिया मिलती है। सिरोही जो नस्ल की बकरी है वो कहाँ मिलती है? सिरोही में, जालौर में। मांस के लिए प्रसिद्ध है ये। देखो, मांस के लिए प्रसिद्ध है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबसे बहुत ज़्यादा मांस निकलता है या कम निकलता है, क्वांटिटी बात करूँ, लेकिन मांस के लिए प्रसिद्ध है। और कौन सी बताई थी मैंने?
आपके मारवाड़ी और लोही बताई थी। जमुनापारी जो कि हाड़ौती में मिलती है, मांस और दूध दोनों के लिए प्रसिद्ध है। तो जैसे कि आप अगर मैं बात करूं कि जखराना और मारवाड़ी इन दोनों का मिक्सचर कौन सी है, वो है जमुनापारी। यहाँ पर आपको मांस भी मिल रहा है प्लस दूध भी मिल रहा है, दोनों का मिक्सचर मिल रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है विशेषता से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए, अगर मैं गोवंश की बात करूं, गोवंश सर्वाधिक कहाँ पर है, सर्वाधिक आपके उदयपुर में, और उसके अलावा फिर कहाँ है, चित्तौड़ में। अगर बकरियों की बात करें, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना कि सर्वाधिक बकरियां कहाँ है, तो ध्यान रखना बकरियां बाड़मेर में, बकरियों की बाढ़ आ रही है बाड़मेर में, जैसा मैंने कहा भी था। चलो, और गोवंश कहाँ मिलेगा आपको, उदयपुर में और चित्तौड़गढ़ में। अगर मैं गोवंश की नस्लों की बात करूं तो मेरे पास में राठी, थारपारकर, गिर, नागौरी, कांकरेज, मेवाती, हरियाणवी, मालवी और सांचौरी, ये मेरे पास नस्ल हैं। इन नस्लों के अगर मैं एरिया की बात करूं, क्षेत्र की बात करूं, तो आपका राठी बीकानेर में, श्री गंगानगर में, जैसलमेर जिलों में प्राप्त की जाती है, मिलती है। विशेषता की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक दूध देने वाली राजस्थान की जो नस्ल है वो राठी है। इसे क्या है, राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है और सर्वाधिक दूध देने वाली भी है। तो राठी जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नस्ल है, इसकी विशेषता भी याद रखनी है और कहाँ मिलती है ये भी याद रखना है, बीकानेर, श्रीगंगानगर और जैसलमेर। सेकंड है आपकी थारपारकर। जो थारपारकर नस्ल है, क्षेत्र कौन सा है, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। मूलतः स्थान कहाँ है, सिंध प्रांत। सिंध प्रांत का मतलब है पाकिस्तान। ये पाकिस्तान की मूलतः नस्ल है, ध्यान रखना। तो आपसे अगर पूछ लिया जाता है कि सिंध प्रांत की कौन सी अपने पास में कौन सी नस्ल की गाय है अपने पास में, तो वो सिंध प्रांत की कौन सी है, या फिर पाकिस्तान के से रिलेटेड कौन सी अपनी गाय है, तो वो कौन सी है, गोवंश कौन सा है, थारपारकर है। गिर के बारे में बात करें तो अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ इस एरिया में मूलतः गुजरात की नस्ल है ना। आपसे पूछा जाएगा वहाँ की कौन सी नस्ल है, यहाँ की कौन सी नस्ल है, तो याद रखना गुजरात की नस्ल के बारे में पूछा, गिर है। नागौरी, ये नागौर में नाम से पता चल रहा है, नागौर, नागौरी। नागौरी बैल दौड़ने में, भार वहन करने में, कृषि कार्यों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, और नागौरी बैल क्या बहुत फेमस है, तो ये इंपॉर्टेंट है नागौरी बैल। कांकरेज की अगर हम बात करें तो ये आपके बाड़मेर और जालौर वाले एरिया में मिलते हैं मूलतः। इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये भी कहाँ है, ये भी गुजरात की नस्ल है। मेवाती, मेवाती आपको पता होगा अलवर भरतपुर वाला एरिया है। मेवाती भाषा इधर बोली जाती है, मेवाती बोली बोली जाती है। बोझा ढोने के लिए अगर आपको गोवंश चाहिए तो वो कौन सा होगा, वो होगा मेवाती। हरियाणवी का अगर हम बात करें, हरियाणवी नस्ल की ये मिलती है सीकर में, झुंझुनू में, मूलतः ये हरियाणा की नस्लें हैं, इन्हें हरियाणवी बोला जाता है। मालवी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, यानी कि ये कहाँ का एरिया है, मूलतः मध्य प्रदेश के मालवा जो क्षेत्र है वहाँ की नस्ल है ये, और ये आपके दक्षिण पूर्वी राजस्थान में देखने को मिलती है। सांचौरी, ये जालौर और सिरोही की है, कहाँ की, जालौर और सिरोही क्षेत्र में ये मिलती है। चलिए, इसके कोई खास विशेषता नहीं है। विदेशी नस्लों के बारे में क्या है, विदेशी नस्लों के बारे में हजारे मैंने बताया था, ट्रिक बता दी, हजारे है ना। तो देखो, जर्सी जो है मूलतः अमेरिका की है, रेड डेन कहाँ की है, मूलतः डेनमार्क की है, और हॉलिस्टीन कहाँ की है, हॉलिस्टीन कहाँ की है, मूलतः हॉलैंड और अमेरिका के ही है ये। शरीर पर काले सफ़ेद जो चकते लगे होते हैं, सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है वो कौन सी, हॉलिस्टीन ही है। आपने कई बार देखा होगा जो दूध वगैरह की थैलियाँ होती है, या दूध आप वो लाते हैं घी, तो गाय का घी लिखा हुआ होता है और ऊपर क्या है एक भैंस, वो गाय बना देते हैं। जो गाय जो होती है वो उस पर क्या है वाइट और ब्लैक कलर के उस पर क्या बोलते हैं, धब्बे से बने हुए होते हैं, वो चकते बने हुए होते हैं, धब्बे बने हुए होते हैं, वही गाय, तो वो हॉलिस्टीन ही होती है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं भैंस की। जो भैंस है हमारे पास में, सर्वाधिक भैंस कहाँ, भैंस की जो नस्ल के बारे में बात करते हैं कि सर्वाधिक जो भैंस है कहाँ मिलती है, तो ये आपके प्रथम तो है जयपुर और दूसरा है अलवर। सर्वाधिक भैंसें कहाँ मिलेंगी, जयपुर में, उसके अलावा फिर कहाँ पर मिलेंगी, अलवर में मिलेंगी। भैंस की नस्लों की अगर हम बात कर रहे हैं तो मुर्रा, जिसे सुंडी भी कहते हैं, ये पूर्वी राजस्थान में मिलती है, ये पूर्वी राजस्थान में मिलती है। विशेषता की अगर हम बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली, सर्वाधिक दूध देने वाली जो नस्ल है भैंसों के मामले में, तो वो कौन सी, मुर्रा है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि राजस्थान में वह कौन सी नस्ल की भैंस है जो सबसे ज़्यादा दूध देती है या राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है। चलिए, फिर नेक्स्ट आपका सुरती, ये उदयपुर में मिलती है ज़्यादातर और मूलतः ये गुजरात की नस्ल है। जाफराबादी दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में मिलती है, ये भी कहाँ की, गुजरात की नस्ल है। महसाणा, महसाणा कहाँ की है, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में प्राप्त होती है, ये भी कहाँ की है, गुजरात की, तो ये गुजरात की नस्लें हैं। भदावरी कहाँ की है, पूर्वी राजस्थान में मिलती है, यह उत्तर प्रदेश की नस्ल है और सर्वाधिक वसा वाली, जो वसा वाला जो दूध होता है अपना, जिसमें फेट ज़्यादा होता है, ऐसा मिल्क जिसमें फेट ज़्यादा है, वो भदावरी से मिलता है। ठीक है, ये याद रखना। चलो, अब हम बात करते हैं भेड़ के बारे में।
भेड़ जो है, सर्वाधिक भेड़ कहाँ है? बाड़मेर में। बकरियां, भेड़ बकरियां कहाँ मिलती है? बाड़मेर में मिलती हैं। नस्लों की अगर हम बात करें, भेड़ की जो नस्लें होती हैं कहाँ मिलती है, क्या विशेषता है, तो मालपुरी जो नस्ल है ये आपके जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर में। और ऊन मोटे होने के कारण लचीलों के लिए वो जो गलीचे वगैरह बनते हैं, गलीचे वगैरह के लिए उपयोग में ली जाती है। अगर आप कारपेट वगैरह बनाते हैं ना, नीचे बैठने गलीचे जो होते हैं, दरी टाइप के, दरी दरी वगैरह, गलीचे वगैरह ये सब बनते हैं, इनको बनाने में इसके जो भेड़ है, इस भेड़ के ऊन जो है, ऊन समझ गए ना, उनके जो बाल होते हैं, ऊन जो होती है, उस ऊन का उपयोग किया जाता है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक दो बार पूछा हुआ है, तो आपको याद रखना है। और इसकी जो ऊन होती है वो कैसी होती है? मोटी होती है। चोकला, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में ये प्राप्त होती है। सर्वश्रेष्ठ किस्म की ऊन प्राप्त होती है इससे। तो आपसे अगर पूछा जाए, और इसे भारत की मेरिनो भी कहा जाता है, भारत की मेरिनो कहा जाता है। और बेस्ट क्वालिटी, अगर मैं क्वालिटी की बात करता हूँ, क्वालिटी की बात करता हूँ, तो ये बेस्ट क्वालिटी की आपको अगर ऊन चाहिए, तो ये ऊन कहाँ से प्राप्त होती है? चोकला से प्राप्त होती है, चोकला। और ये आपको याद रखना, चोकला का नाम बहुत अच्छे से। फिर आता है आपका सोनाड़ी या चकोतर। सोनाड़ी या चकोतर जो है वो आपको मिलती है उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़, हनुमानगढ़, गंगानगर, ये वाला, सॉरी, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, इन 3 जिलों में मिलती है। और इसके बारे में याद रखना, इसके कान क्या हैं? सर्वाधिक लंबे होते हैं। तो सबसे लंबे कान कौन सी भेड़ के होते हैं? सोनाड़ी या चकेतर के होते हैं। नाली की अगर हम बात करें, तो नाली मिलती है आपको हनुमानगढ़ में और गंगानगर में। हनुमानगढ़ गंगानगर वाला एरिया है। घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में पाई जाने वाली जो नस्ल है वो कौन सी है? नाली है। तो नाली के बारे में याद रखना। पूगल जो है, ये पूगल मिलेगी आपको बीकानेर में, कोई खास बात इसकी है नहीं है। मगरा, मगरा आपको मिलेगी कहाँ? बीकानेर में। बीकानेर की चोकला जो है इसे कहा जाता है, बीकानेर की चोकला कह रहे हैं, और चोकला को मेरिनो कहा जाता है भारत की। मारवाड़ी, मारवाड़ी आपको मिलेगी जोधपुर में, बाड़मेर में, नागौर में। राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली जो भेड़ की नस्ल है, अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी भेड़ की नस्ल पाई जाती है, तो आपके कौन सी पाई जाती है? मारवाड़ी पाई जाती है। जैसलमेर की अगर हम बात करें, तो जैसलमेर, जोधपुर मिलेगी। सर्वाधिक ऊन इसी भेड़ की नस्ल से प्राप्त होती है। अगर मैक्सिमम क्वांटिटी की बात करूँ, सबसे ज़्यादा हम ऊन कहाँ से लेते हैं? सबसे ज़्यादा हम ऊन लेते हैं किससे? जैसलमेरी से। खैरी की बात करें तो ये आपको जोधपुर में, पाली में, नागौर में मिलेगी। और इसकी ऊन का उपयोग भी क्या है? गलीचे बनाने में उपयुक्त है, ठीक है ना, उपयुक्त होता है। तो आपके कौन कौन सी गलीचे बनाने में किस किस ऊन का ले रहे हैं, कौन सी भेड़ है? एक तो खैरी है और एक मालपुरी है, दोनों ही है। विदेशी नस्ल की अगर हम बात करें, तो विदेशी नस्ल में आप ध्यान रखना, एक तो रूसी मेरिनो है, एक रैम्बुल है। जो रूसी मेरिनो है वो आपके टोंक वाला जिला, टोंक जिले में, जयपुर जिले में, सीकर में, यहाँ पर ये देखने को मिलती है। और रैम्बुल की अगर हम बात करें तो ये टोंक में है। डोरसेट की अगर हम बात करें तो टोंक में, और कोरिडेल की बात करें तो ये चित्तौड़गढ़ में। तो ये इसकी विदेशी नस्लें भी हैं, अगर याद रख सकते हैं तो इनको याद रख लेना। चलो, अब ऊँट के बारे में बात कर लेते हैं। मित्रों, सर्वाधिक ऊँट जो प्राप्त होते हैं वो प्राप्त होते हैं जैसलमेर में। सर्वाधिक ऊँट कहाँ? जैसलमेर में। ऊँटों की नस्लों की बात करें, जो बीकानेर है वो बीकानेर जिले में। ये इन खास बात क्या है? बोझा ढोने के लिए फेमस है। बीकानेर वाले जो ऊँट हैं ये क्या है? बोझा ढोने के लिए फेमस है, बहुत ज़्यादा बोझा ढोते हैं। नाचना जो है वो मिलते हैं जैसलमेर में। नाचना, नाचना जो नस्ल है वो कहाँ मिलेगी? जैसलमेर में। इनकी स्पेशल बात क्या है कि ये बहुत सुंदर होते हैं देखने में, और दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि कौन से ऊँट है जो दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है। देखो तो गोमट जोधपुर में मिलेंगे। और ऊँट सवारी के लिए, ऊँट सवारी के लिए ध्यान रखना, ऊँट सवारी के लिए प्रसिद्ध है। ऊँट सवारी के लिए प्रसिद्ध है, थोड़ा सा याद रखना। ऊँट सवारी के अगर आपको ऊँट चाहिए तो कौन से हैं? वो गोमट हैं। और अगर आपको ये चाहते हो कि मुझे ऐसे ऊँट चाहिए देखने में जो सुंदर हो, दौड़ने के लिए प्रसिद्ध हो, तो आपको चाहिए नाचना, ठीक है ना। बीएसएफ में पता है ना, बीएसएफ वगैरह में, और यहाँ पर क्या है, ऊँट वगैरह जो होते हैं वो ऊँटों की दौड़ वगैरह भी करवाते हैं, ऊँट वगैरह का काम में लेते हैं, जो अपने जैसलमेर में ड्यूटी पर तैनात हो। क्योंकि आपको पता है रेगिस्तान वगैरह है वहाँ पे, मोटरसाइकिल तो आप चला नहीं सकते, क्या चलाओगे? ऊँट पे बैठते हैं फिर वो, है ना। अन्य जो नस्लें हैं इनकी, वो जैसे सिंधी है, कच्छी है, मेवाती, ये सब भी हैं। एक बात आप याद रख सकते हो कि जो कैमल कैमल मिल्क मिनी प्लांट है वो कहाँ है? जयपुर में स्थापित किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना, कैमल जो मिल्क मिनी प्लांट है वो कहाँ है? जयपुर में। घोड़े की बात करें, अश्व की बात करें, तो सर्वाधिक बीकानेर में मिलता है ये। नस्लों की बात करें तो मालानी, मारवाड़ी और काठियावाड़ी। मालानी आपके मिलेगा बाड़मेर में, मारवाड़ी मिलेगा पश्चिमी राजस्थान में, और काठियावाड़ी मिलेगा आपके किसमें? बाड़मेर में। तो ये तीनों के तीनों जो नाम है ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों की तीनों आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्या है, इन तीनों से रिलेटेड कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है। ऐसा पूछा जाएगा निम्न में से कौन सी अश्व की नस्ल नहीं है? तीनों के तीनों मिलेंगे, एक किसी चौथे को और डाल दिया जाएगा इनके साथ में। जो मालानी है, इसकी अगर हम बात करें, सर्वश्रेष्ठ घोड़े की बेस्ट जो नस्ल है, सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है? तो मालाड़ी है।
काठियावाड़ी के बारे में बात करें तो घोड़े के जो ये इस नस्ल के जो घोड़े होते हैं उनका सिर अरबी घोड़े जैसा होता है, तो अरबी घोड़े जैसा सिर किसका होता है, ये होता है काठियावाड़ी का। गधों की अगर हम बात करें तो गधे सर्वाधिक कहाँ मिलते हैं, बाड़मेर में मिलते हैं, ठीक है ना। सूअर की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक सूअर मिलते हैं कहाँ, भरतपुर में। कुक्कुट की बात करें, मुर्गे की बात करें तो ये मिलेंगे आपको कहाँ, ये मिलेंगे आपको अजमेर में, ठीक है ना। अजमेर हो गया, उदयपुर हो गया, इस जिले में आपको मिलेंगे। खच्चर की बात करें तो यह खच्चर आपको कहाँ मिलेंगे, अलवर में। सर्वाधिक खच्चर कहाँ मिलेंगे आपको, अलवर में मिलेंगे। ये आपको याद रखना है, जिलों के बारे में याद रखना है, कौन कहाँ सर्वाधिक कहाँ मिलते हैं, ये जगह आपको याद रखनी है, ठीक है क्या। चलो आगे चलो। आपको मैंने कहा था मेलों से रिलेटेड, मैंने बताया था कौन सा मेला है कहाँ लगता है ना, कौन सा मेला है कहाँ लगता है, इससे रिलेटेड में कुछ बताया था। जैसे पशु मेला है, कौन सा पशु मेला कहाँ लगता है, और उस पशु मेले के लिए कौन सा गोवंश है, कुछ गोवंश के लिए वो प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा याद रखना कि नागौर में जितने मेले लगे उतना याद रखना कि जैसे आपके बलदेव पशु मेला है, मेड़ता नागौर में लगता है, यहाँ पर नागौरी जो नस्ल है उसके लिए फेमस है ये। तेजाजी पशु मेला परवसन नागौर में, यहाँ पर भी क्या है, नागौरी नस्ल फेमस है। रामदेव पशु मेला मानासर में नागौर, ये भी नागौरी फेमस है। मल्लीनाथ जी का जो मेला लगता है तिलवाड़ा बाड़मेर में, यहाँ पर क्या थारपारकर और कांकरेज इनके लिए फेमस है, इंपॉर्टेंट है मल्लीनाथ जी का। चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन में, यहाँ पर मालवी नस्ल के लिए फेमस है। गोमती सागर पशु मेला झालरापाटन में, झालावाड़ में, मालवी के लिए फेमस है, मालवी के लिए फेमस थे दोनों के दोनों। जसवंत पशु मेला कहाँ लगेगा, ये लगता है आपके भरतपुर में, हरियाणवी के लिए फेमस है। गोगामेड़ी पशु मेला हनुमानगढ़ में, हरियाणवी के लिए फेमस है। शिवरात्रि पशु मेला करौली में लगता है, हरियाणवी के लिए फेमस है। और कार्तिक पशु मेला जो है जिसे जो लगता है आपके पुष्कर में अजमेर में, ये गिर के लिए फेमस है, तो ये भी आपको याद रखना है। पशु प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र है हमारे पास में कुछ ना कुछ, उनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है, उनके बारे में थोड़ी सी चीजें डिस्कस करनी है, जैसे कि कौन सा कहाँ पर है, स्थान कहाँ पर है, क्योंकि स्थान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ये जोहड़बीड़ में है। कहाँ पर है, जोहड़बीड़ में है। अगर आपसे पूछा जाए केंद्रीय पशु अनुसंधान केंद्र नेशनल लेवल की बात करें, सूरतगढ़ में है। सूरतगढ़ कहाँ है, श्रीगंगानगर में है। भेड़ की अगर हम बात करें, भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ये अविकानगर टोंक में है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, जोहड़बीड़ भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र की अगर हम बात करें, या राष्ट्रीय हम बात करें भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र की, तो अविकानगर टोंक में है। भैंस अनुसंधान केंद्र की अगर हम बात करें तो ये आपका आता है वल्लभ नगर उदयपुर में। भैंस प्रजनन केंद्र की अगर हम बात करें तो आएगा डग झालावाड़ में, और कुम्हेर तहसील जो है आपके भरतपुर में। अगर हम बात करें बुल मदर फार्म की, तो यह है गांव है आपका चांदन गांव का नाम है, ये पड़ता है आपके कहाँ, जैसलमेर में। अब बात करें हम बकरी प्रजनन केंद्र की, तो ये आपका रामसर में और अजमेर में, रामसर अजमेर में। सुअर की अगर हम बात करें, सुअर प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, अलवर में है। अश्व प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ये कहाँ पर है, केरू में है। केरू कहाँ पर है आपका, जोधपुर में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रजनन केंद्र थे, अनुसंधान केंद्र, उनके बारे में मैंने बताया है, ये आपको याद रखना है। पशु विकास से संबंधित कुछ योजनाएं चलाई गई थी, इन योजनाओं के बारे में आपको याद रखना है। ये योजनाएं जो हैं, इन योजनाओं से रिलेटेड आप याद रखना, ये जो योजनाएं हैं, कई बार क्या होता है, वैसे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं योजनाएं, लेकिन गलती से अगर किसी योजना से पूछ लिया कि ये योजना जो है ये किस लिए चलाई गई थी, उसका उद्देश्य क्या था, या कब चलाई गई थी, तो इसके बारे में थोड़ा सा क्या है आपको याद रहना जरूरी है, ठीक है ना। जरूरी है, थोड़ा बहुत नॉलेज हो, हाँ कुछ है। क्यों, क्योंकि देखो अगर आप ब्लैंक हो बिल्कुल तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। चलो तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। और देखो एक योजना थी गोपाल योजना, कौन सी थी, गोपाल योजना। गोपाल योजना जो है आपके, इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1990 में। जो उद्देश्य क्या था इसका, उसका उद्देश्य ये था कि आपके जितने भी ग्रामीण युवक हैं उनकी भागीदारी जो है पशुधन नस्ल के सुधार में हो, पशुपालकों की आर्थिक जो विकास की जो स्थिति है उसको थोड़ा ठीक कर सकें, युवाओं को रोजगार प्रदान कर सकें, है ना, इसलिए ये चलाई गई थी। तो याद रखना कि ये योजना थी, ये क्यों चलाई गई क्यों नहीं चलाई गई, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और हाँ, अगर किसी को ये इस बात में डाउट है ना कि ये जोहड़बीड़ कहाँ पर है, क्योंकि हो सकता है मैंने जगह लिख दी है तो किसी को अगर डाउट लग रहा हो तो यहाँ पर लिख लो बीकानेर, बीकानेर लिख लो, बीकानेर लिख लो यहाँ पर, जिससे क्या है कि आप भूले नहीं, बिल्कुल भी साइड में लिख लेना, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है तो आप लिख लेना। चलो आगे चलते हैं। कामधेनु योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 97-98 में, और गोवन संबंधित आपकी तकनीकी है, उस तकनीकी को
पशु प्रजनन का जो फार्म वगैरह स्थापित करने के लिए इसको क्या है, रेडी किया गया था, बनाया गया था, है ना। तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि गोवंश से संबंधित थी। एक थी एडमास योजना। एडमास योजना में क्या था, एनिमल डिजीज मॉनिटरिंग एंड सर्विलांस प्रोजेक्ट, 1999 में ये आई थी। इससे रिलेटेड आपको क्या याद रखना है कि ICAR यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा गो एवं गायों और भैंसों के रोगों को निदान करने हेतु इसको क्या है, चलाया गया था, ये याद रखना है आपको। इसके अलावा अगर हम बात करें, राजीव गांधी कृषि एवं पशुपालन विकास मिशन 19 जनवरी 2010 को ये चलाया गया, शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य था पशु विकास नीति के उद्देश्यों की पूर्ति करना। मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क जो दवा योजना थी, ये कब चलाई गई थी, यहाँ पे क्या दवाइयाँ दी जाती थी निःशुल्क, ये 15 अगस्त 2012 को चलाई गई। राज्य सरकार द्वारा पशु विकास हेतु आवश्यक दवाओं का निःशुल्क वितरण करने के संबंध में चलाई गई थी। इसके अलावा थी एक अविका कवच। अविका कवच क्यों चलाई गई थी, भेड़ों की बीमा योजना के लिए। अविका कवच का मतलब है कि अविका के मतलब है क्या समझना चाहिए आपको, भेड़ से, तो भेड़ों की बीमा योजना थी ये। SC ST BPL को जो SC ST BPL जो जिस कैटेगरी इस कैटेगरी में जितने भी आते हैं किसान वगैरह, उनके लिए क्या था, जो पशुपाल के कैटेगरी में आते हैं उनको क्या है, बीमा प्रीमियम 80% का उनको अनुदान दिया गया था, जबकि अन्य पशुपालकों को 70% का अनुदान। का मतलब ये कह सकते हो आप कि लगभग 100 रुपये, तो 100 रुपये में 80 रुपये आपको अनुदान मिल जाएगा, है ना। 80% बहुत अनुदान होता है। भामाशाह पशु बीमा योजना 16-17 में लागू की गई। इसमें क्या था कि इसमें बीमा किया गया था 1 या 3 साल के लिए, इसमें बीमा किया जाता था, और बीमा में जो राशि होती थी, जैसे आप BPL से हैं, SC ST से हैं, तो आपको 70% और शेष पशुपालकों को 50% का अनुदान इसमें दिया जाता था। बीमा राशि आपके 40,000 रुपये, लगभग 40,000 यहाँ अलग अलग थी, है ना। जैसे गाय है तो गाय के लिए 40,000 है, भैंस के लिए 50,000 है, भेड़ बकरी सूअर के लिए 10 इकाइयों के लिए 50,000 है, ऊँट है, घोड़ा है, गधा है, तो इनके लिए 50,000 रुपये है। एक परिवार क्या कर सकता था, अधिकतम 5 बड़े, जैसे कि बड़े पशुधन है आपके पास, गाय है, भैंस है, ऊँट है, घोड़ा है, गधा, इनको, और 50 छोटे यानी कि भेड़ बकरी सूअर, इनका बीमा करवा सकता था कोई एक परिवार, सिंगल परिवार की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। अगर हम बात करें आइबोमिक्स, आइबोमिक्स क्या था, काजी के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार रासायनिक मिश्रण था, जिसे पानी में घोलकर, ठीक है ना, भेड़ बकरियों को पिलाने पर दूध में क्या बढ़ोतरी होती थी। तो इसको भी याद रखना है कि काजी के वैज्ञानिक थे, खतरनाक वैज्ञानिक थे, ठीक है ना, बहुत खतरनाक वैज्ञानिक है ये। इन्होंने क्या किया था, एक ऐसा कुछ मिक्सर तैयार कर दिया, रसायन तैयार कर दिया, पानी में घोल के पिला दो भेड़ बकरियों को, और फिर क्या होगा, दूध बढ़ जाएगा, है ना। तुम मत पी लेना इसको, है ना, तुम मत पीना, गड़बड़ हो जाएगी। चलो आगे बात करते हैं। राजस्थान पशु विकास बोर्ड का गठन 25 मार्च 1998 जयपुर में हुआ। राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, जिसे RAJUVAS ऐसे बोला जाता है, तो ये ध्यान रखना, शॉर्ट फॉर्म में आपको मिल सकता है RAJ UVAS, कहीं मिल जाए तो ध्यान रखना इसका। तो ये इसका फुल फॉर्म भी याद रखना। ये कहाँ पर है, ये है आपके बीकानेर में, ये 2010 में बना था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 2010 में ईयर पूछ लेते कई बार और जगह पूछते कहाँ पर है। हिमकृत वीर्य बैंक राजस्थान में कहाँ पर है, ये है भैया कहाँ, बस्सी जयपुर में। हिमकृत वीर्य बैंक कहाँ पर है, बस्सी जयपुर में है। गोमूत्र रिफाइनरी राजस्थान में कहाँ पर है, ये पथमेड़ा जालौर में स्थापित किया है, ये गोमूत्र रिफाइनरी है राजस्थान में, ठीक है ना, कहाँ पर है, ये जालौर में, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखना। तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट जितनी भी बातें बन सकती थी आपके पशुधन से, ये सारी की सारी हमने कवर कर लिए हैं। चाहे वो नस्ल की बात हो, नस्लों की विशेषताएं हो, डेटा की बात हो, या कुछ भी हो, सारी चीज़ हमने अच्छे से कवर कर लिए पशुधन से। लगभग हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आप जूनियर इंजीनियर के पेपर की बात करें तो जूनियर इंजीनियर के पेपर में जो नस्लों का डेप्थ जो क्वेश्चन आता है, जैसे कि कौन सी नस्ल है, दूध देगी नहीं देगी, देगी तो कितना देगी, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, है ना। कहाँ मिलेगी कहाँ नहीं मिलेगी, ऐसे क्वेश्चन थोड़े से कम पूछे जाते हैं। जो इस टॉपिक से खास इसी टॉपिक की बात कर रहा हूँ सिर्फ, है ना, यहाँ पर ज़्यादा डेप्थ से यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया। प्रीवियस ईयर अगर आप देखेंगे तो आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो जो भी पढ़ा है वो सफिशियंट है, टेंशन मत लीजिए। इसकी जो PDF है ये आपको mybooklo.com पे मिल ही जाएगी, वहाँ से आप ले लेना, ठीक है ना। आज के लेक्चर की और पुराने लेक्चर की मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया था, ठीक है। फिर भी कोई समस्या है तो आप बता देना मुझे, मैसेज वगैरह कर लेना, मैसेज वगैरह करके, और आपकी जो भी क्वेरी है वो उसको रिजॉल्व कर लेंगे, आपको बता देंगे। कोई अगर परेशानी है, कुछ भी दिक्कत है तो वो भी आपकी रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा आप देखो, अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है परिवहन हमको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। उसके अलावा फिर जो 2-3 टॉपिक हमने पढ़े हैं इनके क्वेश्चंस करने हैं, फिर हम चलेंगे हिस्ट्री की तरफ, ठीक है। फिर भी कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो मुझे बता देना, जरूर से जरूर आपकी हेल्प की जाएगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप क्या कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं इस चैनल पे कि आप यहाँ आइए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए,
अच्छी पढ़ाई आपको यहाँ से प्रोवाइड की जाएगी, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, और आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है हम मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं आपको, तो आप चाहें तो 1 रुपये का डोनेशन भी कर सकते हैं। जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, इस पर आप 1 रुपये का डोनेशन कर सकते हैं। डोनेशन से ये होगा कि हमारा जो ये जो चल रहा है सिस्टम, ये सिस्टम थोड़ा अच्छे से चल पाएगा। थोड़े से रुपये आ जाएंगे तो उन रुपयों से क्या है, और यूटिलाइज करके और अच्छे से चीज़ों को मैनेज किया जाएगा और चीज़ें इंप्रूव कर लेंगे। क्योंकि जो पुराने स्टूडेंट्स उनको पता होगा कि हमने जब शुरुआत की थी तो हमारे पास इतना ये जो सिस्टम इतना भी सिस्टम नहीं था, 0 लेवल से शुरुआत की थी। अब धीरे धीरे आपके डोनेशन के हिसाब से फिर ये क्या है, चैनल को थोड़ा हमने ग्रो कर लिया और अच्छे से अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, अच्छे से रहिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, ये एग्जाम को क्रैक करना है, किसी भी हालत में ये एग्जाम हमको क्रैक करना है और जॉब हासिल करनी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।